गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्र राज्य कैसे बने, इस बात को लेकर के हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीछे के टॉपिक में, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट के इन्फ्लुएंस के बारे में। उसको शुरू में उसे एक मुक्तिदाता के रूप में उसका स्वागत किया गया यूरोप के अदर एरियाज़ में। बट जैसे ही उन लोगों को समझ में आने लगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये हमारा शोषण कर रहा है, अपने सैनिक हितों की पूर्ति के लिए हमारा उपयोग करना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जब ये समझ में आने लगा तो उन लोगों ने इनका विरोध करना स्टार्ट किया। फर्स्ट टू लाइन को देखें आप। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। जिन नेशन स्टेट्स को यूरोप में आज के टाइम में हम जानते हैं वो उस तरह से नहीं थे, लाइक जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड और भी अदर नेशन स्टेट थे जो डिवाइडेड थे। एक टाइम में वो डिवाइडेड थे। किस तरह से? किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स। यहाँ आपको प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। डचीज, कैंटन्स, किंगडम्स तो आपको समझ में आ रहा है। डचीज और कैंटन्स ठीक उसी तरह से है जैसे आपके यहाँ राज्य कहा जाता है, सूबा कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। ठीक उसी तरह से अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नेम से पुकारा जाता था। तो इन पे ऑटोनोमस टेरिटोरीज होती थी, यानी इनकी अपनी व्यवस्थाएं होती थी। ठीक है, ये स्वायत्त क्षेत्र थे और ये अपने आप को शासित करते थे। बट नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं था। यहाँ नेशन स्टेट बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? राष्ट्रवाद के निर्माण की। और राष्ट्रवादियों में यह एक सामान्य धारणा थी, एक विचार थी कि इन क्षेत्रों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित करना है, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान है, किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रो हंगेरियन जो एम्पायर था उस पर शासन करने वाला जो साम्राज्य था, हैब्सबर्ग साम्राज्य, वो कई अलग अलग क्षेत्रों के जनसमूहों को जोड़कर बना था, जिसमें एल्पस, टीराल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से आपने देखा अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे और इनकी अपनी अलग अलग पहचान थी। पर अगर कोई इन क्षेत्रों में एक सम्राट या एक इम्पेरर होता था तो उसकी शासन इसलिए नहीं चलती थी कि वहाँ के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बल्कि ऐसा किस लिए संभव हो पाता था? इन क्षेत्रों में शासन या शासक का अधिकार अपना कैसे होता था? उसके प्रति लोगों की निष्ठा या उसके पावर की वजह से। यहाँ आप इसके लास्ट लाइन को देख सकते हैं। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजली promote a sense of political